चलिए बेयर एक्ट निकालिए, तो आज हम लोग थोड़ा सा बेयर एक्ट पढ़ेंगे। बेयर एक्ट उस दिन तो शायद नहीं स्टार्ट किए थे ना। आज सेक्शन 1 निकालिए तो। सेक्शन 1 देखिए, उस दिन पार्ट लिखवाए थे सारा। तो पार्ट 1 में प्रिलिमिनरी है और चैप्टर 1 एक ही है, और इसमें सेक्शन 1 और 2 बगल में लिख लीजिए। और फर्स्ट सेक्शन है शॉर्ट टाइटल, एप्लीकेशन एंड कमेंसमेंट, संक्षिप्त नाम, लागू होना और प्रारंभ। तो जैसा कि आप लोग जानते ही हैं, इस एक्ट का नाम क्या है। इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023। दिस एक्ट में बी कॉल्ड द भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023। इसके पहले क्या था एक्ट का नाम, वो भी याद रखना है। इंडियन एविडेंस एक्ट, हिंदी में वही था, ईयर चेंज था 1872, 1872। सेकेंड पॉइंट में है ये कहाँ कहाँ लागू होता है, किस पे अप्लाई होता है उसके बारे में। तो इट अप्लाइज टू ऑल जुडिशियल प्रोसीडिंग्स इन और बिफोर एनी कोर्ट, इंक्लूडिंग कोर्ट मार्शल, but not to affidavits presented to any court or officer, nor to proceedings before an arbitrator। यह किसी न्यायालय में या उसके समक्ष सभी न्यायिक कार्रवाइयों में जिनके अंतर्गत सेना न्यायालय सम्मिलित है वो लागू होता है, किंतु ना तो किसी न्यायालय या अधिकारी के समक्ष किए गए शपथ पत्रों को और ना ही किसी मध्यस्थ के समक्ष कार्रवाइयों को लागू होता है। तो ये सब सेक्शन 2 ये बोल रहा है कि किस पे ये भारतीय साक्ष्य अधिनियम लागू होगा। तो पहला चीज तो बोल रहा है कि ऑल जुडिशियल प्रोसीडिंग बिफोर एनी कोर्ट। ठीक है, तो जुडिशियल प्रोसीडिंग क्या होता है। तो जुडिशियल प्रोसीडिंग के लिए जाकर BNSS के सेक्शन 2M में देखेंगे, तो यहाँ यही लिखा हुआ है कि वैसा प्रोसीडिंग जिस पर ओथ लीगली लिया जा सकता है या लिया जाता है, उसको हम लोग जुडिशियल प्रोसीडिंग बोलते हैं। और याद रखना है कि जुडिशियल प्रोसीडिंग में इंक्वायरी एंड ट्रायल दोनों जो होता है वो जुडिशियल प्रोसीडिंग होता है। जहां पे जुडिशियल प्रोसीडिंग लिखा हुआ है वहां पर इंक्वायरी एंड ट्रायल लिख ले, और BNSS का सेक्शन 2M लिख ले, M स्मॉल में लिखेंगे। और यही पहले CRPC में हुआ करता था 2I में। और यहाँ पर कोर्ट मार्शल सेना न्यायालय भी इंक्लूडेड है। पहले में याद रखना है कि जितने भी एक्ट के तहत जितने भी सेना न्यायालय थे, आर्मी के कोर्ट्स हुआ करते थे, एक्ट के तहत जो बने हुए थे उन पर हमारा इंडियन एविडेंस एक्ट लागू नहीं होता था। लेकिन इस एक्ट को पढ़ने के पहले हम लोग प्रिएम्बल पढ़े थे कि निष्पक्ष विचारण, फेयर ट्रायल। तो फेयर ट्रायल के लिए जो है उन सारे कोर्ट्स जो सेना न्यायालय से संबंधित हैं उन पर भी ये भारतीय साक्ष्य अधिनियम को लागू कर दिया गया है। लेकिन अब किस पे लागू नहीं होता है, तो दो चीज लिखा हुआ है, एफिडेविट्स शपथ पत्रों को, और आर्बिट्रेटर के समक्ष जो कार्रवाई होती है, प्रोसीडिंग बिफोर एन आर्बिट्रेटर। तो शपथ पत्र पर लागू नहीं होता है। तो एक केस जरा सा लिखेंगे आप लोग, सुधा देवी वर्सेस MP नारायण का केस। अगर बेयर एक्ट किसी का पुराना होगा, अगर किसी के पास CLA का, उसमें देखेंगे सुधा देवी वर्सेस MP नारायण लिखे।
ये केस लॉ जरूर याद रखेंगे। ये याद रखना है, इस केस में यही बोला गया था कि इसका प्रयोग, जैसे एफिडेविट के बारे में आप लोग पढ़ेंगे, ऑर्डर सीपीसी में याद रखिए, ऑर्डर 19, और याद रखना है कि सीआरपीसी के तहत 295 एंड 296 है। ये दो चीज याद रखिए कि ये केस में यही बोला गया कि सीपीसी के ऑर्डर 19 और सीआरपीसी के सेक्शन 295 एंड 296, इसको बीएनएस में देख लीजिएगा कौन कौन सेक्शन में है कि स्पेशल कंडीशन में एफिडेविट पे भी इंडियन एविडेंस एक्ट, मतलब अब भारतीय साक्ष्य अधिनियम लागू होगा, या सीआरपीसी का ये सेक्शन। तो ये केस लॉ आप लोगों को याद रखना है। उसके बाद आर्बिट्रेटर प्रोसीडिंग बिफोर, पहले तो आर्बिट्रेटर कौन होते हैं आप लोग, आर्बिट्रेशन मध्यस्थम सुने होंगे। मध्यस्थम एक तरह से आर्बिट्रेशन जो होता है आउटसाइड कोर्ट सेटलमेंट का एक तरीका है, जिसमें कोर्ट ना जाना पड़े, कोर्ट का लंबी प्रक्रिया को ना अपनाना पड़े। तो बहुत सारे मामले जो होते हैं आर्बिट्रेशन के तहत निपटाए जाने हैं। तो अगर सोचिए कि आर्बिट्रेशन पर भी हम लोग का भारतीय साक्ष्य अधिनियम अगर लागू होने लगे, तो फिर तो प्रक्रिया पूरा लंबा ही हो जाएगा। तो इसके लिए क्या किया गया है कि आर्बिट्रेटर, जो समझिए कि हम लोगों का काम सीपीसी में या सीआरपीसी में जज होते हैं, उसी तरह आर्बिट्रेशन में याद रखिएगा आर्बिट्रेटर, जिसको हिंदी में बोलते हैं मध्यस्थ, इनका काम होता है केस का डिसीजन देना। तो डिसीजन को हम लोग आर्बिट्रेशन में क्या बोलते हैं, अवार्ड, पंचाट, ठीक है। तो बोला गया है कि इनके समक्ष जो कार्रवाई होगी उस पे हम लोग का भारतीय साक्ष्य अधिनियम लागू नहीं होगा, और इससे संबंधित एक केस छोड़िए, यही याद रखिए। ये दो तीन चीज याद रखना है। सुधा देवी वर्सेस एमपी नारायण एफिडेविट पे जनरल रूल है कि भारतीय साक्ष्य अधिनियम लागू नहीं होता है, लेकिन ये केस में बोला गया स्पेशल कंडीशन में ये लागू हो सकता है। आर्बिट्रेटर के समक्ष जो प्रोसीडिंग होता है उस पे लागू नहीं होता है। उसके बाद आइए आगे, नंबर 3 पॉइंट क्या है, सबसेक्शन, यह उस तारीख को प्रवृत्त होगा जो केंद्रीय सरकार राजपत्र में अधिसूचना द्वारा नियत करे। It shall come into force on such date as the central government may by notification in the official gazette appoint। और आप लोग जानते ही हैं इसका इन्फोर्समेंट डेट क्या है, ये डेट वहां पर लिख लीजिए। इंडियन एविडेंस एक्ट का क्या था, ठीक है, इंडियन एविडेंस एक्ट, यहाँ पर बीएस, ठीक है, ये भी लिखिए आप लोग। अब डिफिनीशन पे आइए, सेक्शन नंबर 2 डिफिनीशन। पहले जो सेक्शन 2 था रिपील था यहाँ पर इंडियन एविडेंस एक्ट में,
सेक्शन 2 जो था रिपील था, सेक्शन 3 में ये इंटरप्रिटेशन क्लॉज था। ठीक है, इंटरप्रिटेशन क्लॉज मतलब डिफिनीशन। तो ये रिपील वाला जो सेक्शन है इसको हटा दिया गया और इसी की जगह सेक्शन 2 में कर दिया गया यहाँ बीएसए में डिफिनीशन। और सेक्शन 2 में समझिए डिफिनीशन जो है याद रखिएगा 2K1 में, याद रखिएगा 2K1 में, 2K1 में ए से लेके एल कहाँ तक है डिफिनीशन देख लीजिएगा, एल तक। ठीक है, ये याद रखना 2 सब सेक्शन 1 क्लॉज ए से एल तक। देखिए इसको पहले हम लोगों का जो सेक्शन 3 में इंटरप्रिटेशन क्लॉज में था तो उसमें हम लोगों को कोई काम नहीं था, एबीसीडी करके या 1 2 3 4 करके कुछ भी रटने की जरूरत नहीं थी। लेकिन अब यहाँ पर सेक्शन में जब कर दिया गया है बीएसए 2-1 में ए से लेके एल तक, मतलब आपको अब थोड़ा सा मेहनत करने की जरूरत पड़ेगी कि ए में क्या है, बी में क्या है, सी में क्या है। तो थोड़ा सा एक तरीका हम बता रहे हैं। और सेक्शन 4 में हम लोग पहले क्या पढ़ते थे, मे शैल रिज्यूम और कंक्लूसिव प्रूफ, जो कि प्रिजम्पशन है ना, प्रिजम्पशन के बारे में। सेक्शन 4 को भी समझिए डिफिनीशन में लेके आया, मतलब सेक्शन 2 हट गया और एक 4 हट गया, 2 सेक्शन माइनस हो गया। समझ आप लोगों को बाद में हम बताएंगे, जैसे बहुत लोग को इंडियन एविडेंस एक्ट का सेक्शन याद होगा तो कैसे क्या तरीका है, जैसे 2 सेक्शन हम माइनस करके चल रहा है है ना। तो जो सेक्शन 5 में था समझिए 3 में हो जाएगा। सेक्शन 6 में जो नेक्स्ट आप लोग पढ़ते थे अब 2 माइनस कर दिए तो 4 में आ जाएगा। तो 2 सेक्शन यहाँ से हटाना है और ये टोटल सेक्शन जो 23 तक था जो इंडियन एविडेंस एक्ट में पढ़ते थे वो अब 21 तक, यहाँ तक लगातार ये चीज -2 चलते रहेगा। यानी जो 23 इंडियन एविडेंस एक्ट में था वो बीएसए में 21। तो जिसको इंडियन एविडेंस एक्ट याद है वो घबराएंगे नहीं। कुछ नहीं हुआ है इसमें, सीधा केवल सेक्शन चेंज हुआ है, कहीं कहीं पे कुछ ऐड हुआ है, कहीं कहीं पे हटा दिया गया है, मैक्सिमम यही किया गया है, एक जगह किया गया है। लेकिन यहाँ पर सेक्शन जो दिया हुआ है थोड़ा सा अटपटा ढंग से दिया गया, जैसे कि प्रिजम्पशन अभी यहाँ पर हम लोग जब सेक्शन 4 पढ़ते थे सब एक जगह पढ़ते थे, अब यहाँ पर जो है डिफिनीशन में बहुत कोई पहले दे दिया, कोई बाद दे दिया, कोई बीच में दे दिया, ये थोड़ा सा गड़बड़ हो गया। तो इस गड़बड़ी को करने के लिए ए से एल देखिए मैंने 1 से लेके 12 तक, ठीक है, तो इसको 4 पार्ट में आप लोगों को तोड़ के पहले याद रखना है। पहला पार्ट देखिए हम बता रहे हैं वैसे लिख लीजिएगा, पार्ट 1, पार्ट 2, इधर आ रहा है ना, पार्ट 3 और पार्ट 4। देखिए प्रिजम्पशन 3 है, हम लोग 3 एक ग्रुप में बना लेंगे, पहले ये 4 ग्रुप में बनाकर याद कीजिएगा। पहला ग्रुप में लिखिए ए बी और ई, नीचे भी आ रहा होगा।
उसके बाद बी, एच और एल, उसी तरह सी, आई और जे, और उसी तरह से एफ, जी, के। ठीक है। ए में देखिए याद रखना आपको कोड, डी में याद रखना है डॉक्यूमेंट, डी से डॉक्यूमेंट्स, ई से एविडेंस। ये तो आसान हो गया। उसके बाद बी में याद रखना है कंक्लूसिव प्रूफ। एच में याद रखना है मे प्रिज्यूम। एल में याद रखना है एक मिनट, शैल प्रिज्यूम। टी में याद रखना है डिस्प्रूव। आई में याद रखना है नॉट प्रूव। और जे में याद रखना है प्रूव। उस तरह पार्ट फोर में याद रखना है एफ हो गया फैक्ट। जी में याद रखना है फैक्ट इन इशू। ए में याद रखना है रेलेवेंट। ये सेक्शन को याद करने के लिए इस डिफिनीशन को समझिए, 4 पार्ट में आप लोग याद रखेंगे, ऐसे करके याद हो जाएगा। क्योंकि ये तीन एक तरह का चीज है, ये तीन एक तरह का चीज है, और ये तीन एक तरह का चीज है। केवल ये तीनों अलग है तो तीनों को हम लोग अलग कर दिए हैं। अब इसमें देखिए बी में कंक्लूसिव प्रूफ दे दिया, एच में मे प्रिज्यूम, एल में सेल्फ प्रिज्यूम। ये अलग अलग जो देने का तरीका है समझ में नहीं आया सरकार ऐसा क्यों बनाए हैं। तो आइए पहला जो 21A है, जो कोर्ट है, कोर्ट का डिफिनीशन जरा सा पढ़िए। क्या लिखा हुआ है कि न्यायालय के समक्ष सभी न्यायाधीश और मजिस्ट्रेट तथा मध्यस्थों के सिवाय साक्ष्य लेने के लिए वैध रूप से प्राधिकृत सभी व्यक्ति आते हैं। Court includes all judges and magistrates and all persons except arbitrators legally authorized to take evidence। तो याद रखना है न्यायालय के अंतर्गत जितने भी जज हैं, जितने भी मजिस्ट्रेट हैं, जो लीगली ऑथराइज व्यक्ति हैं, वो सारे लोग आते हैं। और कौन नहीं आते हैं? तो मध्यस्थ, जो अभी आर्बिट्रेटर की चर्चा हो रही थी, ये कोर्ट में नहीं आते हैं। जनरली हम लोग कोर्ट समझते हैं कि कोर्ट कोई स्थान है, बिल्डिंग है, वैसा बात नहीं है। यहाँ पर व्यक्ति के बारे में बात है कि ऑल जजेस, मजिस्ट्रेट्स और जो भी व्यक्ति लीगली ऑथराइज्ड है ठीक है, एविडेंस लेने के लिए वो सारे लोग न्यायालय के अंतर्गत आते हैं। न्यायालय में एक दो चीज जरा सा नोट कीजिए तो कॉपी में आप लोग देखिए एक केस है, यहाँ पे हम लिख देते हैं क्रिएट इंडिया प्राइवेट लिमिटेड वर्सेज डॉक्टर
याहिद हुसैन जिलानी, ठीक है, AIR जम्मू एंड कश्मीर। देखिए इस केस में याद रखिएगा फिएट इंडिया प्राइवेट लिमिटेड वर्सेस जाहिद हुसैन जिलानी, इस केस में आर्बिट्रेटर तो नहीं है। दो चीज और इस केस में लिख लीजिए, उपभोक्ता फोरम, जो कंज्यूमर फोरम होते हैं, प्लस कमीशन जो बनता है, सुनते हैं ना कि जज लोग का कमीशन कुछ बना, किसी चीज पे इंक्वायरी हो रहा है, जांच हो रहा है, उसके लिए कमीशन बना। तो याद रखना है कि ये कमीशन हो या उपभोक्ता फोरम, कंज्यूमर फोरम हो, ये कोर्ट के अंतर्गत नहीं आते हैं। किस केस में बोला गया? ये केस में बोला गया। तो कंज्यूमर फोरम, कमीशन, तो जांच पड़ताल करने के लिए जजेस का कमीशन बनता है, वो न्यायालय में नहीं आते हैं। ठीक है, उसके बाद अभी रुक जाइए, जो ये वाला चीज है, प्रूव, डिस्प्रूव, नॉट प्रूव, आसान है। CI और J, पहले C को नहीं पढ़िए, पहले पढ़िए J को, प्रूव को। J याद रखना पहले। साबित, साबित का मतलब क्या होता है? A fact is said to be proved when, after considering the matters before it, the court either believes it to exist or considers its existence so probable that a prudent man ought, under the circumstances of the particular case, to act upon the supposition that it exists. तो कोई तथ्य साबित हुआ कहा जाता है जब न्यायालय अपने समक्ष के विषयों पर विचार करने के पश्चात या तो यह विश्वास करे कि उस तथ्य का अस्तित्व है, या उसके अस्तित्व को इतना अधिक संभाव्य समझे कि उस विशिष्ट मामले की परिस्थितियों में किसी प्रज्ञावान व्यक्ति को इस अनुमान पर कार्य करना चाहिए कि उस तथ्य का अस्तित्व है। प्रूफ जैसा बात से ही समझ में आ रहा है कि कोई मैटर जो है कोर्ट के सामने ऐसा ऐसा एविडेंस दे दिया गया कि वो बात प्रूव हो गया। जैसे मान लीजिए कि कोई किसी के खिलाफ चार्ज लगा है कि उसने मर्डर किया। अब मर्डर किया तो उसका अब कोई विटनेस आकर बताता है कि सारा चीज मेरे सामने हुआ है और उसकी बात को सारा चीज क्लियर कर दिया गया, मतलब प्रूफ कर दिया गया, तो उस मैटर को हम लोग क्या बोलेंगे? प्रूव्ड हो चुका। या कोई भी जो प्रूडेंट मैन है, जो बुद्धिमान व्यक्ति है, ये अनुमान पर कार्य कर रहा, जब सारा चीज कोर्ट में प्रूव हो गया तो ये अब क्या लग रहा है, किसी को भी अगर कोई आके गवाही दे दिया कि हाँ ये तो मेरे सामने मारा है और उसकी बात सच साबित हो गई, तो इसका मतलब क्या है कि कोई भी जो बुद्धिमानी से जो काम लेता है वो मान के चलेगा कि हाँ ये व्यक्ति मर्डर किया है, ये मैटर प्रूव हो चुका है, तो इसी को हम लोग बोलते हैं प्रूफ। तो जे में याद रखना है प्रूफ। अब डिस्प्रूव्ड किस में है तो आप लोगों को याद रखना है कहां? सी में। सी निकालिए। ना साबित, जस्ट उल्टा। प्रूव्ड का जस्ट उल्टा माने जे का जस्ट उल्टा सी, डिस्प्रूव्ड। डिस्प्रूव्ड याद रखना है कि अगर कोई मैटर आया कोर्ट के सामने कि हाँ इसने मर्डर किया, अब उसके खिलाफ कोई गवाही दिया ही नहीं, कोई देना ही नहीं चाह रहा है, कोई देखा ही नहीं है वो बात को, और प्रोसिक्यूशन अपनी बात को प्रूफ कर ही नहीं पाया,
तो इसका मतलब क्या है, वो फैक्ट डिस्प्रूव्ड हो गया, जस्ट उल्टा। तो एक हो गया प्रूव्ड, एक हो गया डिस्प्रूव्ड। और एक जो हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, आई में क्या लिखा हुआ है, नॉट प्रूव्ड। नॉट प्रूव्ड में क्या आया, पीटी में यही क्वेश्चन आता है आप लोगों को, नॉट प्रूव्ड का मतलब क्या। ये क्वेश्चन को जरूर, ये लाइन को याद रखना है, आई वाला बात, कि कोई तथ्य साबित नहीं हुआ कहा जाता है जब वह ना तो साबित किया गया हो और ना साबित, not proved. A fact is said to be not proved when it is neither proved not disproved. तो वैसा कोई फैक्ट है जिसको ना ही प्रूफ किया गया हो ना ही डिस्प्रूव किया हो, मतलब अभी बीच में है, तो उसको हम लोग बोलते हैं नॉट प्रूव्ड। और याद रखना है, और याद रखना है कि ये क्रिमिनल केस कभी भी खत्म नहीं होता है। अब क्रिमिनल केस खत्म नहीं होता है तो जो अभी नॉट प्रूव्ड है, वो हो सकता है कि कोई एविडेंस मिले तो वो प्रूव भी हो सकता है, मतलब बीच की स्थिति में है अभी, वो ना ही प्रूव